नमस्कार। मैं डॉक्टर मीनाक्षी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप सभी का कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जयपुर की ज्ञान सुधार चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी लोग स्लाइड पे देख सकते हैं कि हम आज सिविल सर्विसेज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम अभी कुछ सिविल सर्विसेज के वीडियो सीरीज़ बनाएंगे और उसको बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ प्लान कर रहे होंगे, लेकिन उसके बारे में इन एंड आउट्स सिविल सर्विसेज के पता चले हमें। when and how of civil services. The main purpose of this video series is to know the when and how of civil services. सिविल सर्विसेज क्या हैं, कैसे इसमें अपेयर होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इन सब के बारे में इन वीडियो सीरीज़ के थ्रू आपको जानकारी दी जाएगी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये जब भी कभी पूछा जाता है तो कहते हैं कि हाँ, हम कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहूँगी कि देखिए, जब हम कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करें तो कॉम्पिटिशन्स आर ऑफ एन नंबर, देयर आर एन नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स। आपके सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स है, दे आर ऑल्सो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। आप पटवारी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप नेट यूजीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दे ऑल आर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। लेकिन हाँ, आम बोलचाल की भाषा में या समझ में हम जब कहते हैं कि हम कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये मान के चलते हैं कि ये सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है। दूसरी चीज़ जो आपके नॉलेज में मैं लाना चाहूँगी कि कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। बेसिकली आईएएस जो है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है, डेट इज़ द पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। तो यही सब जो कुछ कन्फ्यूजन है या जो चीज़ों की क्लैरिटी आपको नहीं है, इन चीज़ों के को इन वीडियो सीरीज़ में आपको क्लियर किया जाएगा। आपको बेसिक्स बताए जाएंगे, क्या फैक्ट्स हैं इस बारे में आपको बताया जाएगा। तो जो हमारा उद्देश्य है ये वीडियोस बनाने का भी, उसका मेन उद्देश्य है कि हम आपको इस सब की जानकारी दें। ये जो वीडियो सीरीज़ बनाई जाएगी, इनमें हम कुछ मुद्दों पे ख़ास तौर से बात करेंगे और हमारी चर्चा क्रिस्प और फैक्ट बेस्ड होंगी। ये चर्चाएं इस प्रकार से की जाएंगी कि आप अपने जो एग्ज़ाम्स में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, जिसको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं, उनको आप अटेम्प्ट कर सकें और उसको समझ सकें। देखिए, जब हम थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स की बात करते हैं जहाँ पर आप व्याख्यात्मक आंसर्स लिखते हैं, उस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए अप्रोच अलग होती है, सोच अलग होती है, समझ अलग होती है, आपके नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं या ऐसा एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, तो वहाँ पर आपको फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको ज़्यादा पता होने चाहिए, उस तरीके की क्रिस्प नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो इन वीडियो सीरीज़ का मेन उद्देश्य है कि आपको हम जो आपके एमसीक्यू बेस्ड जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे, उसकी तैयारी करवा सकें और उसके बारे में आपको और अधिक जानकारी दे सकें। तो ये जो हम वीडियो सीरीज़ आगे बनाएंगे, इसमें हम कुछ चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय सिविल सर्विसेज का एक परिचय, कि वास्तव में भारतीय सिविल सर्विसेज जिसकी हम बात करते हैं वो कब शुरू हुई, उसका सिस्टमेटिक रूप में कब शुरू हुई, पहले क्या नाम था, बाद में क्या था, इन सब चीज़ों को हम चर्चा में रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल डिस्कस सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। टाइप्स ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज कितने प्रकार की होती हैं, इस विषय में हम आपको बताएंगे, ताकि आपका जो होराइज़न है या आपका जो परसेप्शन है सिविल सर्विसेज के बारे में, वो और थोड़ा सा क्लियर हो सके और बड़ा हो सके। रिक्रूटिंग एजेंसीज मीन्स भर्ती करने वाला अभिकरण कौन सा है, कौन इसके एग्ज़ाम्स लेता है, कब लेता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद है सबसे वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, द एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। जिस एग्ज़ाम्स के लिए या जिस सर्विसेज में आप जाना चाह रहे हैं, उसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या है,
पहले क्या था और आज के तारीख में नया एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या है, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ट्रेनिंग, तो ये कुछ विषय हैं जिन पे हम लोग अपनी चर्चा जारी रखेंगे। इंडियन सिविल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो इसको समझने के लिए हम इसको दो भागों में बांटेंगे, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं यानी स्वतंत्रता से पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फोकस रहेगा ब्रिटिश काल पे। टाइप्स ऑफ सिविल सर्विसेज यानी सिविल सर्विसेज के प्रकार, राष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन से सिविल सर्विसेज हैं और राज्य स्तर पे कौन कौन से सिविल सर्विसेज हैं, इस विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं मीन्स भर्ती करने वाले अभिकरण, राष्ट्रीय स्तर पे कौन से हैं और राज्य स्तर पे कौन से हैं, यानी यूपीएससी जिसे हम कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आपका जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है सिविल सर्विसेज के लिए वो क्या है, मोटे तौर पे आप सभी जानते हैं कि हाँ प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, यानी आपकी प्रारंभिक परीक्षा, आपकी मुख्य परीक्षा और फिर साक्षात्कार। लेकिन इसका पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का होता है, नया एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या है, ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। योग्यता का आधार क्या होगा, आप किस आधार पर आप इन एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, क्या केवल भारतीय लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या एनआरआईज़ भी आपके सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आर दी एलिजिबल फॉर इट, कितनी बार आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ जो हैं हमारे यहाँ उनमें क्या सबके लिए एक ही क्राइटेरिया है, सो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स कितने होंगे हर कैटेगरी के लिए, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और अंत में इस वीडियो सीरीज़ का जो अंत का जो भाग होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को भी हम दो भागों में बांटेंगे, एक होता है फाउंडेशन कोर्स और एक होता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो फाउंडेशनल कोर्स किसे कहते हैं, कहाँ होता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स अलग अलग सिविल सर्विसेज की कहाँ होती हैं, उनकी कितने समय के लिए होती हैं, तो ये सब कुछ बातें हैं जो हम लोग अपने इस वीडियो सीरीज़ में जारी रखेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली फोकस्ड है भारतीय सिविल सर्विसेज के परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन टू सिविल सर्विसेज, एंड दैट टू वी विल फोकस ऑन द ब्रिटिश एरा। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में आज की आधुनिक अर्थ और आयाम वाली लोक सेवा का कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं मिलता, किंतु समय व देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप अलग अलग साम्राज्यों व शासकों ने सिविल सेवा व सिविल सेवकों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया है। यदि हम मौर्य काल की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इस बात का हमको संकेत मिलता है कि उस समय शासन केंद्रीकृत नौकरशाही पर आधारित था, मीन्स सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी जैसे हम कहते हैं उस पर आधारित था, और उस समय भी सिविल सेवकों के चयन की प्रक्रिया सरल नहीं थी। मौर्य साम्राज्य चूँकि बहुत ही विस्तृत था, बहुत ही बड़े भूभाग में मौर्य साम्राज्य का आधिपत्य था, तो उस समय भी, और ख़ास तौर से शायद एक मेन रीज़न था कि उनका चूँकि विस्तृत बहुत ही भूक्षेत्र था मौर्य साम्राज्य का, तो उन्होंने ये इस बात के लिए बाध्य थे वो कि उनको एक योग्य सिविल सेवकों व प्रशासकों के चयन है उसकी प्रक्रिया में गुणवत्ता और श्रेष्ठता को मुख्य आधार बनाया जाए। तो डेट वाज द मेन रीज़न कि जब उनकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर थी उनमें इन दो चीज़ों को खास ध्यान रखा जाता था। यदि हम गुप्त काल की बात करें, जिसे हम भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, उस समय भी जो प्रशासनिक गतिविधियां थी उनमें भी सिविल सेवकों की मुख्य भूमिका हमें देखने को मिलती हैं। और यदि हम और आगे चलें और मुग़ल काल की बात करें
तो मुग़ल काल में भी विस्तृत नौकरशाही, एलॉबरेटेड ब्यूरोक्रेसी जिसे हम कहते हैं, हमें देखने को मिलती हैं, जिसे हम मनसबदारी प्रणाली के नाम से जानते हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय तक कोई भी स्पष्ट डिमार्केशन हमको भारतीय इतिहास में सिविल अधिकारियों और सैनिक अधिकारियों के बीच में देखने को नहीं मिलती हैं। सैनिक व असैनिक अधिकारियों में स्पष्ट अंतर व सुव्यवस्थित या सिस्टमाइज्ड सिविल सर्विसेज की नींव हमें ब्रिटिश काल में ही देखने को मिलती है, जिसको आज हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि वो कौन से माइलस्टोन्स रहे हैं, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है सिविल सर्विसेज का। इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं पुनः आपका ध्यान इस बात पे आकर्षित करना चाहूँगी कि हमारा जो डिस्कशन है वो बहुत ही क्रिस्प और फैक्ट बेस्ड होगा, जो कि आपके MCQs, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उसको अटेम्प्ट करने में आपकी बहुत सहायता करेगा। ब्रिटिश काल में भारतीय प्रशासनिक जो ढांचा था, अगर हम लोग देखें तो वो बहुत ही धीरे धीरे जो हालांकि विकसित हुआ है, लेकिन बहुत ही सिस्टमाइज्ड, बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से था। और आज की तारीख में यदि हम भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह प्रधानतः ब्रिटिश शासन की विरासत है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज हमारा जो डिस्कशन है वो सिविल सर्विसेज के बारे में है, और डेट टू इज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ब्रिटिश एरा। इसको बेहतर समझने के लिए भी हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। ब्रिटिश काल में 1858 तक कंपनी शासन था, तो सिविल सर्विसेज ड्यूरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स टिल 1858 तक सिविल सर्विसेज से संबंधित क्या डेवलपमेंट हुए, क्या चेंजेस हुए, इस पे हम बात करेंगे। और इसके बाद का जो भाग है सिविल सर्विसेज ड्यूरिंग ब्रिटिश क्राउन मीन्स 1858 से 1947 तक जो ब्रिटिश ताज का शासन था, उसमें भारतीय सिविल सर्विसेज में क्या बदलाव आए, क्या चेंजेस थे, क्या डेवलपमेंट आई, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। लोक सेवा और लोक सेवा प्रणाली की भारत में शुरुआत पहली बार ब्रिटिश शासकों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुई, यानी कि 17वीं शताब्दी में हुई थी। अब चूंकि हम सभी जानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बेसिकली एक बिजनेस कंपनी थी, और यही एक कारण था कि उस समय जो इंडियन सिविल सर्विसेज की जो शुरुआत हुई वो उतनी सिस्टमैटिक नहीं थी जितना हम 1858 के बाद हमें देखने को मिलती है। 19वीं शताब्दी में आधिकारिक तौर पर हम इंडियन सिविल सर्विसेज को इम्पीरियल सिविल सर्विसेज के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक बिज़नेस या व्यापारिक कंपनी थी, तो वाणिज्यिक कार्यों में जो लोग उस वक्त लगे हुए थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों को कंपनी की स्थल सेना और नौसेना के कर्मचारियों को अलग रखने के उद्देश्य से लोक सेवक कहा जाता था। सिविल सर्विसेज ड्यूरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी यानी 1858 तक सिविल सर्विसेज का क्या स्वरूप था, इसको हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे व्यापारिक कंपनी से हटकर और अधिक दूसरे कामों में आने लगी, यानी उनका आधिपत्य हमारे भारत पर धीरे धीरे होने लगा, तो उनके काम करने का ढंग अलग हो गया। आए तो वो जहांगीर के समय थे, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ के शासक बन बैठे। व्यापारिक कंपनी से वो यहाँ के शासक
बनने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर थे। और इसमें सबसे पहले शुरुआत हुई थी पलासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई से। पलासी की लड़ाई जो 1757 में और बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई थी। उसके बाद जब कंपनी के नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार होने लगा तो उन्हें लोक सेवकों को प्रशासनिक कार्य में भी लगाना पड़ा। तो जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि स्पष्ट डिमार्केशन नहीं था, तो स्थल सेना और जो नौसेना के अधिकारी थे उनको लोक सेवक कहते थे। तो उस वक्त तो उनके पास कोई प्रशासनिक कार्य नहीं था, लेकिन उन लोगों को धीरे धीरे प्रशासनिक कार्य भी करने पड़े। और 1757 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत करी कन्वेनेटेड सिविल सर्विसेज की, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CCS। तो जब भी कभी आपको क्वेश्चन आएगा तो वो केवल CCS नहीं आएगा, ये आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो उसके लिए मैंने आपको लिखा है। अदरवाइज इट विल ऑलवेज कम लाइक दैट कि कन्वेनेटेड सिविल सर्विसेज की शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी। एक चीज़ आप यहाँ पे प्लीज़ अपने नोट्स में और आप ऐड कीजिएगा कि 1765 में लोक सेवक शब्द का प्रयोग कंपनी के आधिकारिक अभिलेखों में होने लगा। मीन्स उनके जो अपने डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ पर ऐसा सिविल सर्विसेज शब्द का प्रयोग होने लग गया था, जिसका प्रूफ हमको 1765 के अभिलेखों में देखने को मिलता है। ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे हम फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहते हैं। इन्होंने उस वक्त जो सिविल सर्विसेज थी, जो कॉन्वेनेटेड सिविल सर्विसेज थी, उनको इन्होंने दो भागों में बांटा, कॉन्वेनेटेड सिविल सर्विसेज और अनकॉन्वेनेटेड सिविल सर्विसेज। जो कॉन्वेनेटेड सिविल सर्विसेज थी वो मुख्य तौर से ब्रिटिश अधिकारियों की थी। मीन्स यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारियों की ही नियुक्ति की जाती थी और ये हमेशा हायर पोस्ट्स के लिए होती थी, जहाँ पर नीति निर्माण से रिलेटेड था, पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड था, जहाँ उन्हें निर्णय लेने पड़ते थे। तो ये सब जितनी भी संबंधित पोस्ट थे जहाँ पे इस प्रकार के काम होते थे, वहाँ पर तो होते थे ब्रिटिश अधिकारी और ये हायर पोस्ट ही होती थी डेफिनेटली। और दूसरी जो उन्होंने सेवा शुरू करी थी अनकॉन्वेनेटेड सिविल सर्विसेज, उसमें उन्होंने भारतीयों को लेना शुरू किया और वो हायर रैंक्स की नहीं थी। दैट वाज समथिंग वेरी नेचुरल, क्योंकि अब वो व्यापारिक कंपनी से प्रशासनिक कंपनी, या आप ये कह सकते हो कि यहाँ के लिटरली शासक बन गए थे, तो उनका काम भी बढ़ गया था। और चूँकि जिस देश पर या जिस भी स्थान पर आपको राज्य करना होता है, यू कांट स्टे अलूफ विद द कल्चर एंड द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। वहाँ के लोगों से आप अलग रह के काम नहीं कर सकते, बल्कि उनके साथ मिल के काम करना होता है और करवाना होता है। इसी उद्देश्य से चूँकि उनके प्रशासनिक कार्यों में बढ़ोतरी हो गई थी और वो चाहते थे कि भी यहाँ के जो काम हैं जो हायर लेवल के नहीं हैं, लोअर लेवल के हैं, उसके लिए इंडियंस को ही रिक्रूट किया जाए। उसके पीछे दो रीज़न्स थे। एक तो अवेबिलिटी, उनके लिए आसान था कि यहीं से लोगों को रिक्रूट किया जाए, भर्ती किया जाए। ब्रिटेन से इतने लोगों का आना संभव नहीं था। दूसरा रीज़न था कि यहीं लोगों को अगर रिक्रूट किया जाएगा तो चूंकि ये यहाँ के लोगों को अधिक समझते हैं, कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हैं बिटवीन बोथ, लोगों के बीच में और प्रशासकों के बीच में, यानी ब्रिटिश सिविल सेवकों के बीच में। तो इस तरीके का उनको एक ब्रिज चाहिए था, एक कनेक्टिंग जिसे आप कह सकते हो सोर्स चाहिए था। तो इस वजह से उन्होंने अनकॉन्वेनेटेड सिविल सर्विसेज की नींव रखी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जहाँ पर इंडियंस की ही एंट्री होती थी। इस स्तर पर बहुत कम ब्रिटिश सेवक आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक लैंडमार्क था भारतीय सिविल सेवा में। ये है फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में स्थित है। अब इसकी खास बात यह है कि इसकी स्थापना लॉर्ड रिचर्ड विल्सेली ने 1801 में की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि युवा सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया जाए।
अब तक जितने भी सिविल सेवक आ रहे थे उनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिल रही थी। दे वर लर्निंग एट देयर ओन, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ सीख रहे थे। तब वेल्सिली को ये अनुभव हुआ कि नहीं, यदि हम एक प्रशिक्षित लोक सेवा की नींव रखते हैं या जो लोक सेवक हैं उनको अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रशिक्षित करें तो हम लोग बेटर ढंग से और अच्छे ढंग से यहाँ पर शासन कर सकते हैं। अब चूंकि कंपनी के नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार हो चुका था और उसके साथ साथ उसके प्रशासनिक कार्यों में भी वृद्धि होने लगी थी, तो ऐसे में डेफिनेटली लोक सेवकों की आवश्यकता थी, जैसे मैंने आपसे कहा, और वो व्यवस्थित रूप से भारत का प्रशासन संभाल सकें, इसके लिए प्रशिक्षण की भी ज़रूरत थी। तो इसीलिए उन्होंने न केवल प्रशिक्षित लोक सेवकों की आवश्यकता थी, बल्कि ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता भी थी जो यहाँ के स्थानीय भाषा के साथ साथ इस देश को भी भली भांति समझ सकें। इसलिए लॉर्ड जो वेल्सिली थे उनका ये बहुत फर्मली वो अपनी इस बात पे बिलीव करते थे कि उनको ट्रेनिंग के साथ साथ जो लोकल कल्चर है यहाँ का उससे भी उनका परिचय होना चाहिए। हालांकि लॉर्ड वेल्सिली को काफ़ी निराशा हुई जब उन्हें जल्दी ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि उनको संभालने वाले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इसको बंद करने के आदेश दे दिए। इस कॉलेज की स्थापना चूंकि डायरेक्टर्स की अनुमति के बिना की गई थी, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया। लेकिन जिस मोटिव से इसकी स्थापना की गई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उन्हें समझ में आया और उन्होंने उसी की तर्ज पर इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज की स्थापना करी, जो कि हेल्बरी में था। और उस वक्त वहीं से जो लोक सेवक थे उनको प्रशिक्षण मिलता था और फिर वो भारत में आते थे। तो 1806 में इस कॉलेज की नींव रखी गई, जो कि भारत में स्थित ना होकर वही लंदन में था, इंग्लैंड में ही था। ये है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज जिसका मैंने आपसे अभी जिक्र किया था। हालांकि कंपनी के इस मूव से या इस कदम से लॉर्ड वेल्सिली को काफ़ी निराशा हुई, लेकिन उन्होंने जल्दी ही इसका एक नया स्वरूप हम लोगों के सामने उन्होंने रखा। और उन्होंने क्या किया कि जो कॉलेज था इसको बंद ना करके उन्होंने ये शुरू किया कि इस कॉलेज में जो सिविल सेवक ब्रिटेन से ट्रेन होके आ रहे हैं, यहाँ पर उनको, तो जैसे मैंने आपको कहा कि लॉर्ड वेल्सिली ने कॉलेज को सिविल सेवकों के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित न कर पाए, पर उन्होंने इस कॉलेज में सिविल सेवकों को भारतीय भाषा के ज्ञान के लिए व उससे परिचित करवाने के लिए खुला रखा, जो यकीनन ब्रिटिश लोक सेवकों के लिए वरदान सिद्ध हुई। अब धीरे धीरे समय के साथ भारतीयों में भी थोड़ी सी, आप कह रहे हैं कि विद्रोह की भावना आने लग गई थी। उनमें भी ये भावना आ गई थी कि भी हमारे देश में दूसरों का शासन हो रहा है और हमारी उसमें कहीं पे भी भागीदारी नहीं है। इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से कंपनी ने लोक सेवकों के चयन के आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत का प्रयास किया। थ्योरेटिकली यहाँ पे बहुत खास ध्यान रखने वाली बात है कि वास्तव में ऐसा नहीं था। उन्होंने केवल सैद्धांतिक रूप में ये रख दिया कि भी नहीं, ठीक है, भारतीय भी सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके का कोई भी प्रोविज़न लिटरली इम्प्लीमेंट कभी नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया कभी भी। क्योंकि अब तक कुछ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्वेनेटेड और अनकॉन्वेनेटेड सिविल सर्विसेज थी, और जो हायर सिविल सर्विसेज थी जिसको हम कॉन्वेनेटेड सिविल सर्विसेज के नाम से जानते हैं, उसमें केवल ब्रिटिश लोगों की ही एंट्री हो पाती थी। और जो बाकी की जो सिविल सेवक थे, और ख़ास तौर से जो
अगर हम कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज की भी बात करें तो वहाँ पे भी जो संरक्षण प्रणाली थी, पैट्रनज पैटर्न ऑफ रिक्रूटमेंट जो था वो काफ़ी कुछ प्रिवेल कर रहा था। चूँकि कंपनी का शासन था इसलिए वो अपनी सुविधा अनुसार अपने फ़ायदे के लिए इस तरीके की प्रणाली को बढ़ावा भी दे रहे थे और दे वर फ्री टू डू इट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो संरक्षण प्रणाली की जो हम बात कर रहे हैं वो चार्टर एक्ट जो आया था 1853 उससे समाप्त कर दी गई, क्योंकि लोगों में असंतोष की भावना बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। ब्रिटिश शासकों पे भी इसका प्रेशर बढ़ने लगा था और ब्रिटिश शासकों ने ये महसूस कर लिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक कंपनी ना बनकर उनका उद्देश्य कुछ और होता जा रहा है। तो जो उनको एक छूट थी कि भी वो किसी भी प्रकार से सिविल सेवकों की नियुक्ति कर सके या उनका चयन कर सके, उसके ऊपर रोक लगा दी गई एंड डेट वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में थ्योरेटिकली मीन्स सैद्धांतिक रूप में उन्होंने इस बात को रखा कि भी हाँ इंडियंस भी अप्लाई कर सकते हैं, आ सकते हैं। और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में जो पैट्रनज सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट था कंपनी का, यानी कंपनी की जो संरक्षण प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया। मैकाले समिति, हम सभी लॉर्ड मैकाले से परिचित हैं, ख़ासतौर से अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी कुछ मैकाले एजुकेशन सिस्टम से प्रभावित है। लॉर्ड मैकाले की जो समिति थी उनकी सिफारिशों के कारण लोक सेवकों के चयन और भर्ती के आधार के रूप में योग्यता प्रणाली, जिसको आज हम मेरिट सिस्टम के नाम से जानते हैं, का सूत्रपात हुआ और इसके साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी संरक्षक शक्तियों से वंचित हो गए। आपके साथ जो भी मैं नॉलेज शेयर कर रही हूँ डेट इज़ वेरी क्रिस्प एंड वेरी शॉर्ट, डेट टू रिलेटेड विथ MCQ। तो लॉर्ड मैकाले समिति जिसे आप कह रहे हैं, इट वॉज सेलेक्ट, इसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट दी थी 1854 में। और जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी उसका सबसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि भारत में जो सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस की जाएंगी आगे, वो मेरिट बेस्ड होनी चाहिए, संरक्षण प्रणाली के आधार पर नहीं होनी चाहिए। तो इसके फलस्वरूप 1855 में ब्रिटिश सिविल कमीशन की स्थापना की गई। तीन चीज़ें आप बेटा प्लीज़ ध्यान रखिएगा। मैकाले समिति ने रिपोर्ट दी 1854 में और उसके फलस्वरूप 1855 में ब्रिटिश सिविल कमीशन की स्थापना की गई। और इनका जो मेन जो रिपोर्ट दी गई थी मैकाले समिति में, उसमें सबसे मुख्य बात अगर हम सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कहें तो ये था कि उनका चयन पैट्रोनेज सिस्टम के आधार पर ना होकर, यानी कि संरक्षण प्रणाली के आधार पर ना होकर योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। तो एक परमानेंट सिविल सर्विसेज के लिए जो अपॉइंटमेंट किए जाने लगे आगे फ्यूचर में, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसे आजकल हम लोग कहते हैं उसके थ्रू होने लग गया, यानी प्रतियोगिता परीक्षाएं होने लग गई। जब हम प्रतियोगिता परीक्षा की बात करते हैं तो वो सबके लिए खुली होती हैं, इट इज़ ओपन टू एवरीबडी, और ये योग्यता प्रणाली के आधार पर रखी गई। खास ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया में यानी भारत में मेरिट बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की शुरुआत तो हो गई थी 1854 में विद द रिपोर्ट ऑफ मैकाले कमेटी, लेकिन यूके में आज से 12 साल के बाद, ऑलमोस्ट आफ्टर 12 ईयर्स, इसको अडॉप्ट किया गया और यूएसए में ऑलमोस्ट 25 साल के बाद। तो रिपोर्ट आई थी मेरिट सिस्टम बेस्ड रिक्रूटमेंट प्रणाली की 1854 में, शुरुआत की गई थी 1858 में। आप लोग ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चंस इस हिसाब से आ जाते हैं कि कब इट वाज रिकमेंडेड एंड व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड। तो ये
कुछ कुछ छोटे शब्द होते हैं जो आपके MCQs के जो ऑप्शंस आते हैं उसके जो आप आंसर टिक करते हैं उसमें आपका सही या गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अगर ये आ रहा है कि रिकमेंडेशन कब की गई थी, क्वेश्चन में अगर इस तरीके से पूछा जा रहा है तो डेट वाज 1854। और इम्प्लीमेंट कब किया गया था, यानी अडॉप्ट कब किया गया था, डेट वाज कब अपनाया गया था, डेट वाज 1858। और ये दोनों डेट्स जो मैं आपको बता रही हूँ डेट इज़ इन कंसर्न विद इंडिया। UK और USA में और बाद में आया था। तो आज की जो हमारी चर्चा थी वो केवल यहीं तक सीमित थी। आज जो हमने चर्चा करी वह था इंट्रोडक्शन टू सिविल सर्विसेज, और उसमें भी हमने चूँकि शुरू में आपसे कहा था कि हम इसको 2 भागों में बांटेंगे, स्वतंत्रता से पूर्व जो कि ब्रिटिश काल से संबंधित होगी, और स्वतंत्रता के बाद। ब्रिटिश काल में जो सिविल सर्विसेज का जो विकास हुआ है उसको भी हमने 2 भागों में बांटा। एक था कंपनी के शासन तक टिल 1858, जब तक कंपनी का शासन था, क्योंकि उसके बाद हम सबको पता है कि क्राउन का शासन आ गया था, ब्रिटिश ताज का शासन आ गया था। तो आज की जो हमारी चर्चा थी डेट वाज द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज टिल 1858। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप MCQ क्वेश्चंस को नज़र में रखते हुए इस तरीके की जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। इसी जानकारी के आधार पर ही MCQ क्वेश्चंस बन सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो और बहुत बन सकते हैं जिसकी अप्रोच अलग होती है। सो keeping in mind that these information which have been shared with you is beneficial for the objective type questions. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि और क्या सुधार किया जा सकता है वीडियो में, ताकि आपको और समझ में आ सकें, और किन विषयों पे आप लोग चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके साथ शेयर किए जाएं विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। So looking for your comments. Till then, have a good time. Keep revising. Stay confident. Thank you.